नॉलेज वाला में आज का टॉपिक है क्लास 8 का परमेय संख्याओं का इंट्रोडक्शन। आपने थंबनेल देख के पता कर ही लिया होगा कि आज हम परमेय संख्याओं का इंट्रोडक्शन कराने वाले हैं। जो परमेय संख्याएं हैं, हमारा 8th क्लास का पहला चैप्टर जो है परमेय संख्याओं का, उसमें हमें आपको बेसिक जानकारी आज क्लियर कराऊंगा, जिससे कि आगे जो न्यूमेरिकल होंगे, सवाल होंगे, उसमें आपको परमेय संख्याओं में आसानी होगी। जो आज की बेसिक जो किसी भी चैप्टर को हमें पहले समझना चाहिए कि उसमें दिया क्या होता है, उसके हिसाब से हम न्यूमेरिकल लगाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि परमेय संख्याओं क्या होती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, प्राकृत संख्याएं, जो बेसिक नॉलेज है वो आपको आनी चाहिए। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या उन्हें कहते हैं जो एक से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे चलती चली जाएंगी। तो ये क्या है? प्राकृत संख्याएं। जो एक से स्टार्ट होके आगे तक चलती चली जाती है, वो क्या होती है? प्राकृत संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती है? जो जीरो से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? जो जीरो से स्टार्ट होती है। 1 0 1 2 3 4 ऐसे ही चलती चली जाएंगी। ठीक है, पूर्ण संख्याएं होंगी। प्राकृत संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। और पूर्ण संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है? 0 से। 0 1 2 3 4 ऐसे चलती चली जाएंगी। अब जो पूर्णांक होते हैं, जो पूर्णांक किसे कहते हैं? पहले आप जैसे समझिए, धनात्मक। ये धनात्मक का चिन्ह होता है, ये ऋणात्मक का। ठीक है, जो धनात्मक होती है जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे ही चलती चली जाएंगी। यहाँ पे भी हम ले लेते हैं 678 678 ऐसे आगे चली जाएगी। कोई भी संख्या, अगर कोई भी संख्या ले ले जिसमें माइनस ना लगा हो, क्या होती है? धनात्मक। अब ऋणात्मक में क्या हो जाता है? देखिए, इसमें तो कोई ऋणात्मक लगा नहीं है, ऋण का चिन्ह लगा नहीं। अब ऋणात्मक में क्या हो जाएगा? यही धनात्मक ऋण में आ जाएंगे। ऋणात्मक में -1 -2 -3 ऐसी चलती चली आएंगी। ये यहाँ पे आ जाएंगे -20 75 ऐसे ही चलती चली जाएंगी। जिस संख्या के माइनस लग जाएगा वो ऋणात्मक संख्याएं बनेगी, और बाकी जो संख्याएं होती हैं इसके अपोजिट वो धनात्मक संख्याएं होती हैं। अब हम बात करते हैं, इन्हीं दोनों को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। इन्हीं दोनों को हम क्या कहते हैं? मिलाने पर पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक को ही क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। अब बात करते हैं परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं भाई? परमेय संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। परमेय संख्याओं को हम जिन्हें हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? परमेय संख्याएं कहते हैं। पर जो इन्हें जैसे लिख सकते हैं, जैसे एग्जांपल आप देखिए 2/3, ये क्या है? एक परमेय संख्या। 3/5 ये क्या है? एक परमेय संख्या। जिन्हें हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या होती हैं? परमेय संख्याएं। अब बता दें हम आपको, P बटे Q यानी कि अंश ऊपर वाला और नीचे वाला हर। अब जो Q होता है यानी कि हर होता है, वो n=0, यानी कि जो हर है वो कभी भी परमेय संख्याओं में 0 नहीं होना चाहिए। जो हर होता है यानी कि Q होता है, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, या 0 नहीं होता है। ठीक है, अब 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि परमेय क्या 0 एक परमेय संख्या है? परमेय संख्या है? क्वेश्चन मार्क। 0 परमेय संख्या है? बताइए। तो भाई है परमेय संख्या। क्यों है? क्योंकि 0/1। अब बताइए, इसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। अगर बटे में हम किसी की भी संख्या के 1 लगा दे तो वो P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। मैंने ये कहा है कि हर में यानी कि Q में 0 नहीं होना चाहिए। Q n=0, Q n=0 यानी कि Q में 0 नहीं होना चाहिए, पर अंश में तो हो सकता है। तो ठीक है, ये क्या, इसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। तो मतलब ये परमेय संख्या है। अब आप कहेंगे कि 8 परमेय संख्या है, 7 परमेय संख्या है कि 5 परमेय संख्या है? 5 बताइए आप, बताइए परमेय संख्या है या नहीं? 5 6 7 8 ये सभी क्या होती हैं? परमेय संख्याएं होती हैं। कैसे होती हैं? हमने अभी आपको बताया कि किसी भी संख्या के बटे में 1 लगा दीजिए, बटे में 1 लगा दीजिए तो वो परमेय संख्या हो जाएगी।
यहाँ पे 5/1 लिख दिया, तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या है, परमेय संख्या है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो अभी हम बात करते हैं परमेय संख्याओं के गुणधर्म के बारे में, यानी कि प्रॉपर्टीज के बारे में। तो पहला हमने लिया है समवृत्त। समवृत्त का मतलब होता है कि परमेय संख्याओं को जोड़ने पर उसका जो योगफल होता है वो भी एक परमेय संख्या होता है। क्या परमेय संख्याओं को हम अगर जोड़ें, जैसे कि हमने यहाँ पे प्रकरण संख्याओं को जोड़ा 6 + 4, तो क्या हुआ 10। तो देखिए हमने प्रकरण संख्याओं को जोड़ा, इसका आंसर भी किससे प्राप्त हुआ, प्रकरण संख्या का। इसका आंसर भी कैसा प्राप्त हुआ, प्रकरण संख्या का। तो अब बताइए कि हम अगर परमेय संख्याओं को जोड़ें तो क्या उसका आंसर भी हमें परमेय संख्या ही मिलेगा। चलिए एक बार ट्राई करते हैं। अगर हम परमेय संख्याओं को जोड़ें तो उसका आंसर जो होगा वो हमें परमेय संख्या में ही प्राप्त होगा। जैसे हमने यहाँ पे लिया 4/5 + 2/5। यहाँ पे जो हर है वो हमने इसलिए समान लिए हैं जिससे कि जो न्यूमेरिकल है उससे उसका जल्दी कैलकुलेशन हो जाए। इसका हमने लिया 5 का 5 आया, 4 + 2 = 6 = 5। तो देखिए ये कैसा है, परमेय संख्या। ये कैसा है, परमेय संख्या। अब जो इसको योगफल आया वो कैसा है, वो भी एक परमेय संख्या है, ये भी एक परमेय संख्या है। तो ये कथन सही है, बिल्कुल जो योग है वो कथन सही है। अब क्या परमेय संख्या को परमेय संख्या से घटाने पर क्या उसका जो योगफल आएगा, जो उसका आंसर आएगा, उत्तर आएगा, क्या वो भी परमेय संख्या होगा या नहीं होगा। तो चलिए इसका भी एक कर लेते हैं, इसी को ले लेते हैं। जैसे हम इसी को हम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस कर दे रहे हैं, माइनस और माइनस। 5 का 5, 4 - 2 = 2 - 5। तो भाई देखिए माइनस लिया तब भी हमारा क्या आंसर आया, परमेय संख्या में आया। अगर हम किसी भी परमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो उसका आंसर भी परमेय संख्या में आता है। अगर किसी परमेय संख्या को घटाते हैं तो उसका भी आंसर परमेय संख्या में ही आता है। अब क्या गुणा करने में किसी परमेय, ये मतलब ये कथन सही हो गया था, जोड़ने पर भी परमेय संख्या आएगा, घटाने पर भी परमेय संख्या आएगा। अब क्या गुणा करने पर परमेय संख्या आएगा, तो भाई आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, आप किसी भी कोई भी क्वेश्चन लीजिए और उसे हल कीजिए तो वहां पे आएगा। ठीक है, वो भी एक परमेय संख्या में आएगा। अब बताइए विभाजन, यानी कि भाग देने पर किसी परमेय संख्या में किसी भी संख्या का भाग देने पर क्या वो आंसर परमेय संख्या में आएगा। तो इसका आंसर हाँ भी है और ना भी है। इसका आंसर हाँ भी है और ना भी है। जैसे अगर हम लें यहाँ पे 6/4 भाग 0, अगर हमने 0 लिया तो इसका आंसर क्या आया, इन्फिनिटी, यानी कि कोई आंसर नहीं, कोई उत्तर नहीं। किसी भी संख्या, भले चाहे परमेय संख्या हो या कोई सी संख्या हो, अगर उसका हम भाग 0 में करेंगे तो उसका कोई आंसर नहीं आएगा, इन्फिनिटी आएगा। अब इसी की जगह 0 ना हो, अगर कोई 0 ना हो संख्या में और कोई और हो तो उसका आंसर आएगा, वो भी आएगा, परमेय संख्या में आएगा। ठीक है, तो अब हमने समृद्ध पढ़ लिया। समृद्ध का जो होता है कि अगर कोई भी परमेय संख्या अगर परमेय संख्या में जोड़ें तो उसका आंसर जो आएगा, उत्तर आएगा, क्या वो परमेय संख्या में होगा, तो भाई होगा। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, दूसरी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, गुणधर्म पढ़ते हैं। क्रम विनियमता, क्रम विनियमता में क्या होता है, इसमें कहा जाता है कि किसी दो परमेय संख्याओं के क्रम आपस में बदलकर जोड़ने पर योगफल समान रहता है। किसी दो परमेय संख्याओं के क्रम आपस में बदलकर जोड़ने पर योगफल समान रहता है। ठीक है, कैसे रहता है इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो हमने लिया यहाँ पे 4/5 + 2/5, इसी का हमने क्रम बदल दिया तो हो गया 2/5 + 4/5।
ठीक है, अब इसे हम हल कर रहे हैं। ये ले आए यहाँ पे 5, 4 प्लस 2, 5, 4 प्लस 2 यानी कि 6, कितना आया 6/5। इसे करते हैं 5, 2 प्लस 4, ये कितना आया 6 प्लस 5। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने क्या देखा, जो हमने आपको बताया था कि जो क्रम बदलकर आपस में जोड़ने के योगफल को समान रहता है, योगफल समान रहता है। तो देखिए दोनों का योगफल समान आया है क्रम बदलने पर। तो ठीक है, जोड़ने पर बताया था, क्या घटाने पर भी आता है? तो घटाने पर नहीं आता है। कैसे नहीं आता, देखिए अब इसका हम माइनस कर लेते हैं यहीं पे। माइनस माइनस, इसी पे हम माइनस माइनस कर ले रहे हैं, जिससे हमारा टाइम बचेगा। ठीक है, अब 4 माइनस 2 यानी कि 2/5। इसका क्या आया 2/5। अब इसका क्या आएगा, देखिए यहाँ पे माइनस बड़ा है, माइनस बड़ा है तो चिन्ह किसका आएगा माइनस का, -2/5। अब ये है धन, ये है धनात्मक और ये है ऋणात्मक। तो ये धनात्मक ये ऋणात्मक, तो इसका योगफल बदला कि नहीं बदला? घटाने पर योगफल समान नहीं रहता है। क्रम बदलने पर अगर हम क्रम बदलकर अगर हम घटाते हैं तो उसका योगफल समान नहीं रहता है। ठीक है, अब क्या गुणा करने पर भी आता है? क्या गुणा करने पर जो योगफल होता है वो समान ही रहता है क्रम बदलने पर? तो भाई हाँ, योगफल से रहता है और गुणा से रहता है, विभाजन से भी नहीं होता है। विभाजन और घटाना में क्रम विनिमयता यानी कि दो परमेय संख्याओं के क्रम आपस में बदलकर जोड़ने को इसमें पहली क्रम विनिमयता में बताया गया कि जोड़ने मतलब प्लस करने पर कोई जो योगफल होता है वो समान रहता है। तो क्रम विनिमयता कहाँ पे लागू होती है? योग पर। और वहीं पे अगर हम बात करें गुणा की, तो गुणा करने पर भी दो परमेय संख्याओं के योगफल समान ही रहते हैं। ठीक है, घटाना और विभाजन भाग देना में नहीं होता है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज नंबर यानी कि गुणधर्म नंबर 3 की। अब ये क्या है? साहचर्यता। साहचर्यता के लिए समझने के लिए आप पहले एक बार उदाहरण देखिए। यहाँ पे हमने लिया a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब इसमें हम चाहे ये वाली जोड़ें, ये वाली पहली और दूसरी संख्या को अगर तीसरी संख्या में जोड़े तो योगफल या a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पहली छोड़कर दूसरी और तीसरी संख्या को जोड़े और उसमें पहली संख्या इसके योगफल में पहली संख्या को जोड़े, तो क्या जो योगफल होता है वो समान रहता है? जो योगफल होता है वो समान रहता है। तो हाँ, समान रहता है। कैसे? अब इसका एक परमेय संख्या का उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे हमने यहां लिया 4/5 प्लस 2/5 प्लस 6/5। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं? पहली संख्या और दूसरी संख्या को योगफल निकालते हैं। उसके बाद क्या करेंगे? उसमें तीसरी संख्या का जोड़ देंगे। ठीक है, उसमें तीसरी संख्या को जोड़ देंगे। तो चलिए पहले इसका निकालते हैं। 4/5 प्लस 2/5 का 5, 4 प्लस 2 5, 4 प्लस 2 6 प्लस, अब इसे हम उतार लेते हैं। इसे हमने उतारा तो 6/5, अब 5 6 6 12, ये आया 12/5, 12/5 ये वाला आया। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या 4/5 प्लस 2/5 प्लस 6/5,
अब इसमें हम क्या करेंगे, दूसरी और तीसरी संख्या को जोड़ेंगे, दूसरी और तीसरी संख्या को जोड़ेंगे और उसमें क्या करेंगे, पहली संख्या को जोड़ देंगे, इसके योगफल में पहली संख्या को जोड़ देंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये सेम है, तो 4/5 को वैसा ही रखते हैं, प्लस इसका लघुत्तम 5, 2 + 6 प्लस कितना आया 8/5 और 8×4 12। क्या आया, आपने देखा कि पहली और दूसरी संख्या के योगफल में, पहली और दूसरी संख्या के योगफल में अगर हम तीसरी संख्या को अगर हम जोड़ दें और उतना ही आंसर अगर पहली संख्या को जोड़ते हैं, अथवा पहली संख्या को छोड़कर दूसरी और तीसरी संख्या के योगफल में पहली संख्या को जोड़ दें, तो योगफल कैसा होता है, समान होता है। योगफल कैसा आता है, समान आता है। ठीक है, तो आप इसे समझ गए होंगे। अब बात करते हैं चौथे नंबर की पे। तो अब हम बात करते हैं चौथे नंबर की, यानी कि वितरकता की। वितरकता यानी क्या होती है, इसका एक उदाहरण पहले देखते हैं। 4x + 6, 4 (x + 6), इसमें हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 4x, फिर इसका 4 का 6 में, पहले 4 का इसमें करेंगे, फिर इसके बाद 4 का इसमें करेंगे। तो ठीक है, पहले हमने किया किसमें, x में, तो 4x हो गया। अब इसके बाद हम किसमें करेंगे, 6 में, तो 4 6 जा प्लस का प्लस आ जाएगा, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24। इसी को क्या कहते हैं, वितरकता। इसी को क्या कहते हैं, वितरकता। जैसे आप परमेय संख्या पढ़ रहे हैं, तो परमेय संख्याओं में आप देखिए कैसे मैं बता रहा हूं। जैसे हमने यहाँ पे लिया a + b ब्रैकेट b + c प्लस e/f, तो आप क्या करेंगे, a/b का पहले इसमें भाग करेंगे, फिर इसमें करेंगे, पहले इसमें गुणा करेंगे, फिर इसमें करेंगे। तो a + b × b + 6 प्लस का प्लस आ जाएगा, फिर इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे। तो a + b गुणे e/f, e/f। इसी को हम कहते हैं परमेय संख्या की वितरकता। इसी को हम क्या कहते हैं, वितरकता। इसी को हम क्या कहते हैं, वितरक। तो अब हम बात कर रहे हैं योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम को पहले हम समझते हैं क्या होते हैं। ये क्या होते हैं, किसी परमेय संख्या का ऋणात्मक से धनात्मक हो जाना या धनात्मक से ऋणात्मक हो जाना योज्य प्रतिलोम कहलाता है। जैसे 6/8 लिया, अगर हम इसे हम ऋणात्मक में करें तो ये क्या हो जाएगा, -6/8। ये क्या हुआ, ये ऋणात्मक से ये धनात्मक से कैसा हुआ, ऋणात्मक। ये धनात्मक से कैसा हुआ, ऋणात्मक। अब हम अगर ये -2/3 को, यानी कि ऋणात्मक परमेय संख्या को अगर धनात्मक में करें तो ये कौन सा हो जाएगा, 2/3 को। ठीक है, ये कौन सा था, ऋणात्मक से क्या बना, धनात्मक। देखिए 6/8 को हमने धनात्मक था, जो कि 6/8 जो कि धनात्मक था, उसको हमने किस में चेंज किया, ऋणात्मक में, -6/8 में। और जो ऋणात्मक है उसे हमने किस में किया, धनात्मक में। तो इसी को हम क्या कहते हैं, योज्य प्रतिलोम। और अब देखिए गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम।
इसमें क्या काम करता है, व्युत्क्रम। अब व्युत्क्रम क्या होता है कि जो अंश है वो हर हो जाता है और हर जो है वो अंश हो जाता है। समझिए मेरी बात को, इसमें क्या काम करता है, व्युत्क्रम। जो इसमें क्या काम होता है, जो हर होता है वो अंश हो जाता है और जो अंश होता है वो हर हो जाता है। जैसे कि 6/11, 6/11, जो 6 है वो हर हो जाएगा और जो 11 है वो अंश हो जाएगा। जैसे 6/11 को अगर हम गुणात्मक प्रतिलोम करें तो ये क्या होगा, 11/6, 11/6। परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर, परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर हम कैसे प्रस्तुत करते हैं, चलिए आप इसको भी देखिए। जैसे हमने एक परिमेय संख्या ली 2/5, 2/5 को परिमेय संख्या को, जो परिमेय संख्या है जो कि उसको हम संख्या रेखा पर कैसे प्रस्तुत करेंगे। पहले देखिए करना क्या है, इसका हम 5 का 2 में भाग करेंगे, 5 का यानी कि हर का अंश में भाग करेंगे। तो क्या आया, परिमेय संख्याओं को, अगर परिमेय संख्या का हर जो है अगर मैंने उसका भाग किया अंश में तो उसका क्या आया, 0.4, 0.4। ये तो 1 से कम है, ये 1 से कम है, तो अब इसे हम 1 से 0 से 1 के बीच में देखेंगे कि वहां पे 2.5 कहाँ है। जैसे हमने ये ली, ये किस में देखी जाएगी, 1 से, अरे नहीं सॉरी, इसे हम कहां से देखेंगे, 0 से 1 तक के में, ठीक है। तो ये हमने एक संख्या ली है, ये हमने एक रेखा ली है, ये हमने एक रेखा ली है, यहाँ पे क्या है 0, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 1। 0 से 1 के बीच में हमें क्या मिलेगा, 2.5 अपना। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा 1/5, यहाँ पे 2/5, यहाँ पे 3/5, यहाँ पे 4/5 और यहाँ पर 5/5। ये से संख्या रेखा को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे होगा 1, ठीक है, यहाँ पे होगा 1। 0 से 1 की हमने एक रेखा ली, उसमें हमने ये पॉइंट डाले, जो कि पहले पे क्या होगा 1/5, दूसरे पे 2/5 और तीसरे पे 3/5 और चौथे पे 4/5 और पांचवे पे 5/5 और 5 से 5 कट जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। तो अब हमारा 2.5 कहाँ पे मिला, यहाँ पे, जो हमारा 2/5 था वो कहाँ पे मिला, यहाँ पे। इसी को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या पर संख्या रेखा प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार से अपनी संख्याओं को अब संख्या रेखा पर प्रस्तुत करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। अब हम बात करते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं। दो परिमेय संख्याएं हैं, अगर हम उनके बीच की परिमेय संख्याएं कैसे निकालते हैं, तो चलिए इसके पहले हम एक परिमेय संख्या लेते हैं, -2/5 और 1/2। अब इसमें सर्वप्रथम हमें करना क्या होगा, जो हर है, जो हर डिफरेंट है, इसमें 5 दिया गया है, इसमें 2 दिया गया है, तो इसको हमें पहले सेम करना पड़ेगा। जैसे कि 5 की टेबल में भी 10 आता है और 2 की टेबल में भी 10 आता है, तो यहाँ पे हम 10 कैसे करेंगे, यहाँ पे हम 10 कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम अगर 2 का गुणा कर दें और यहाँ पे 5 का गुणा कर दें तो 10 दोनों जगह हो जाएंगे। तो हम पहले लेते हैं 2/5 में 2 का गुणा करें, यहाँ पे 2 का गुणा करें, तो ये आ जाएगा -4/10। अब हम लेते हैं दूसरा, यहाँ पे 1.2 में 5 का और यहाँ पे 5 का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/10। अब इन दोनों को हम वैसे लिख लेते हैं जैसे वो लिखते हैं, -4/10 एंड 5/10।
अब इन दोनों के बीच की परमेय संख्याएं हम कैसे निकालेंगे? -3/10 से और 5/10 के बीच में। इसे हम संख्या रेखा में जैसे प्रस्तुत करते हैं उसी प्रकार निकालेंगे। जैसे -3/10, नीचे हर चीज नहीं हुआ, हर वही रहेगा। -3/10, -2/10, -1/10, फिर 0, फिर 1/10, फिर 1/10, फिर 2/10, फिर 3/10 और फिर 4/10। इस प्रकार से हमारी जो बीच की संख्या कितनी निकल आई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितनी संख्याएं हमारी निकली? इसके बीच की परमेय संख्या 8। ठीक है। तो अब हम कुछ जो हिंदी में हमने वर्ड्स लिखे थे उनके हम इंग्लिश में देखें क्या कहते हैं। हमारे लिए इंग्लिश में समझने के लिए बहुत ही जरूरी है। जो हमने अभी इंग्लिश में प्रयोग किए थे प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, इनका हिंदी में नेम क्या होता है वो आपको सीखने के लिए जरूरी होना चाहिए। ठीक है, जो कि इंग्लिश में भी आ जाए तो आपको कोई दिक्कत ना हो कोई भी सवाल करने में। प्राकृत संख्या को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। और पूर्ण संख्या को होल नंबर, पूर्णांकों को इंटीजर्स और पूर्णांकों को इंटीजर्स और धनात्मक संख्या को पॉजिटिव नंबर, ऋणात्मक संख्या को नेगेटिव नंबर। और परमेय संख्या को हम क्या कहते हैं? जो हमारा चैप्टर है परमेय संख्या, परमेय संख्या को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। और गुणधर्म, जो अभी मैंने आपको 4 गुणधर्म बताए हैं वो क्या थे? उन्हीं को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रॉपर्टीज। और अंश को, अंश और हर, अभी मैंने आपको बताया क्यू जिन्हें हम अंश हर के रूप में बांटते हैं। अंश मतलब न्यूमरेटर और हर डेनोमीटर, डेनोमिनेटर। और साहचर्य तो मैं आपको बताया था, सहचर्यता उसे हम इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएटिव, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएटिव। फिर मैंने आपको पढ़ाया था वितरकता, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। और व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल। फिर योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम को हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। और गुणात्मक प्रतिलोम को क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दरअसल मैं आपको बता दूं कि मेरी इंग्लिश बहुत ही वीक है, इसलिए अगर कोई भी मिस्टेक हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो क्लास 8 की पहली एक्सरसाइज में कल।